वेलकम मिजन लोग। आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं जिसमें है पेटेंट। ठीक है, हम ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कॉपीराइट को हम देख चुके हैं। कॉपीराइट क्या होता है, आज हम देखने वाले हैं पेटेंट क्या होता है। ठीक है, पेटेंट पेटेंट का क्या क्या टाइप होते हैं, उन चीज़ों को सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पेटेंट के बारे में। तो पेटेंट भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी पेटेंट। ठीक है, इसको हम देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं पेटेंट। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारी हो उसको दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है। पहली हमारी कैटेगरी आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आज हम देखने वाले हैं पेटेंट वगैरह को। जैसे पेटेंट होती है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड सीक्रेट होते हैं। और दूसरी हमारी होती है लिटरेरी प्रॉपर्टी। लिटरेरी प्रॉपर्टी के अंदर आता है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम देखेंगे पेटेंट। तो पेटेंट हमारे एक एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, जो ग्रांट किया जाता है फॉर इन्वेंशन। किसी इन्वेंशन के लिए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किया जाता है। किसे ग्रांट किया जाएगा? ठीक है, जो उसका ऑनर है, मतलब जिसने उस चीज को इन्वेंट किया है। ठीक है, अब वो जो इन्वेंशन है वो हमारा कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है, या फिर कुछ भी एक न्यू वे ऑफ डू समथिंग, कुछ नया तरीका कुछ करने का, या फिर ऑफर ए टेक्निकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई हमारा टेक्निकल सॉल्यूशन, किस टाइप से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये सब हमारे क्या आते हैं, इन्वेंशन आते हैं। ठीक है, तो इस इन्वेंशन का उस इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। इसको हम पेटेंट बोलते हैं। टू गेट ए पेटेंट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर पेटेंट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी इन्वेंशन के रिलेटेड, उसको डिस्क्लोज कराना पड़ेगा पब्लिक के सामने, जो भी हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब। तो पेटेंटबिलिटी के लिए अगर पेटेंट फाइल कराना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है कि किस इन्वेंशन को हम पेटेंट बोल सकते हैं, पेटेंट मिल सकता है उसको। तो उसके अंदर नोबिलिटी, मतलब कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि पुराना ही कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन उसके अंदर दिखाई देना चाहिए। अगली चीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या फिर किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी में उसमें कुछ ना कुछ एडवांस किया गया है। ठीक है, या फिर उसमें हम देख सकते हैं कैपेबिलिटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वो जो हमारा पेटेंट है या जिस टाइप का भी इन्वेंशन है, उसमें कैपेबिलिटी है कि इंडस्ट्री में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए पेटेंट जो हमारा आता है उसको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। पेटेंट इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट लाई इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो हमारी ये 3 चीज़ें, या तो वो नया नोवेल्टी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना चाहिए, और कैपेबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसको हम इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट के क्या-क्या लीगल एस्पेक्ट आते हैं? तो पेटेंट जो एक्ट है वो 1970 में पास हुआ है। तो 1970 वाले एक्ट को बोला जाता है दैट इज़ अ प्रिंसिपल लॉ फॉर पेटेंटिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर पेटेंटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने का एक लॉ है जिसको हमने बोला है पेटेंट एक्ट। इसके थ्रू ही हमारे जितने भी पेटेंटिंग सिस्टम है, कंप्लीट पेटेंट सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद में समय-समय पर पेटेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे एक 2005 में अमेंडमेंट किया गया था। इसमें क्या था, जो प्रोडक्ट पेटेंट थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया था ऑल फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे फूड, फार्मा, अलग-अलग फील्ड में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अगला हमारा अमेंडमेंट होता है 2021 में। यहाँ पर जो पेटेंट फीस थी, पेटेंट फीस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिड्यूस, मतलब अप्रॉक्सिमेट 80% तक रिड्यूस कर दी गई थी, जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो पेटेंट की फीस आती है। मतलब मान लो कि अगर उन्हें अब जो फीस पे करनी पड़ती थी, पहले से 80% कम फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक वहाँ से होता है, वहाँ पे रिसर्च निकलती है। ठीक है, अब जितने ज़्यादा वहाँ पर रिसर्च को हम प्रमोट करेंगे, उतना ही हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जो पेटेंट फीस थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, वो हमारी रिड्यूस कर दी गई, ताकि जो वहाँ पे प्रोफेसर है, स्टूडेंट के अंदर क्या है, थोड़ी सी जागरूकता हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट फाइल करें। तो इससे ज़्यादा हमारा इनोवेशन आएगा। तो जिस पर्सन को पेटेंट हमारे मिलते हैं, जो जो पर्सन हमारा पेटेंट मिलते हैं, ठीक है? अगर पेटेंट हमारा मिल गया है, तो पेटेंट के लिए क्या-क्या राइट मिलते हैं? ठीक? तो हम लीगल एस्पेक्ट में देखेंगे कि क्या-क्या हमारे पेटेंट के राइट होते हैं। तो फॉलोइंग राइट ऑफ पेटेंट होल्डर, ठीक है? तो जिस पर्सन के पास पेटेंट है उस चीज़ का, उसको क्या-क्या राइट है? पहली चीज़, उसको एक्सक्लूसिव राइट है उसके। उस प्रोसेस को, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है। अब वो उसको या तो यूज़ कर सकता है, ठीक है? किसी को सेल कर सकता है, ज़रूरी नहीं है वो खुद यूज़ करे, किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया उसने कि आप मुझे इतने पैसे दो और मेरी टेक्नोलॉजी को आप खरीद लो, ठीक है? किसी को लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है, इम्पोर्ट कर सकता है। ये अलग-अलग हमारे पास इसके पास एक्सक्लूसिव राइट आते हैं, ठीक है?
किसी भी टाइप से अपने राइट को यूज़ कर सकता है, मतलब कंप्लीट एक्सक्लूसिव राइट इसके पास है पेटेंट होल्डर के पास, कि वो अपने पेटेंट को अपनी जो भी टेक्नोलॉजी उसने क्रिएट की है, इनोवेट की है, उसको वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास कंप्लीट राइट है, यूज़ करे, सेल करे, अगली चीज़। अगले हम देखते हैं वो जो हमारा पेटेंट है वो अगर उसको मिला है, तो लीगली इन्फोर्सेबल है वो, ठीक है? मतलब लीगली उसको राइट मिलते हैं ये सारी चीज़ों के। अब लीगली इन्फोर्सेबल तो कोई दूसरा पर्सन उसका यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है? दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता उसको। अगली चीज़ कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेबल उसको कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट मतलब उससे जितना पैसा चाहे उतना वो कमा सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगली चीज़ हमारे आती है फिक्स्ड टर्म ऑफ पेटेंट। जिस पर्सन को पेटेंट मिला है उसको एक फिक्स्ड टर्म ऑफ पेटेंट मिलता है। मतलब जैसे बोले 20 ईयर मतलब अगर किसी कोई कोई पेटेंट हमारा फाइल हुआ है, पेटेंट ग्रांट हुआ है, तो उस पेटेंट में 20 साल तक कोई अदर पर्सन कुछ नहीं कर सकता। मतलब उस पर्सन के पास जिसने वो पेटेंट को होल्ड किया है, पेटेंट होल्डर के पास 20 ईयर तक राइट होते हैं। अपने पेटेंट को यूज़ करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं उसको। 20 साल के बाद कोई और भी कर सकता है उसको यूज़। ठीक है? और ये जो डेट आती है फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, जिस दिन से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई है, उससे हमारे 20 ईयर गिने जाते हैं इसमें, ठीक है? तो अगली चीज़ कोई लीगली एनफोर्सेबल के अंदर हो गया, कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, उसका उसके ऊपर हक है। अगर कोई अदर पर्सन यूज़ करता है, तो वो कोर्ट जा सकता है। तो यहाँ पे उसे अकॉर्डिंग टू लॉ उसको प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर, कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है उसको, प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है। तो ये 4 हमने देखे कि जो राइट मिलते हैं उसको। अब देखते हैं पेट फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, किस टाइप से हमारी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होती है। जनरली जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होती है वो ग्रांट होता है, मतलब पेटेंट मिलने का पूरा क्या प्रोसीजर होता है। उसके सबसे पहले जो होती है कंसीव योर इन्वेंशन, इन्वेंशन हमारा आया, हमने पेटेंट सर्च किया, उसको ड्राफ्ट कराया, एप्लीकेशन फाइल की पेटेंट के लिए। अगला उसके एप्लीकेशन को पब्लिश कराया जाएगा। पब्लिश होने के बाद में उसका एग्ज़ामिनेशन होगा, कि जो पेटेंट आप लेके आए हो वो पेटेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए जाएगा कि कोई अदर पर्सन उसके ऊपर क्लेम करेगा या नहीं करेगा। मतलब उसको एग्ज़ामाइन किया जाएगा कि वो पेटेंट राइट देने लायक है या नहीं है, उसको पेटेंट मिल सकता है। कोई ऐसे नहीं कोई टेक्नोलॉजी कॉपी की गई हो, ठीक है? या फिर उसके अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो। जो भी चीज़ है वो एग्ज़ामिनेशन के अंदर जाती है। इसके अलावा रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्शन, ठीक है? ऑब्जेक्शन का वेट किया जाता है कि किस-किसके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं आता है तो पेटेंट ग्रांट हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं पूरे प्रोसीजर के साथ। तो सबसे पहले आते हैं हम पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल करेंगे और वो पब्लिश की जाएगी, ठीक है? जैसे ही पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद में हमारा प्री ग्रांट अपोजिशन, ठीक है? पहले से अगर कोई अपोजिशन आती है तो हमारी जाएगी इनिशियल प्रोसेस होगा, हियरिंग की जाएगी, डिसीजन आएगा। अगर डिसीजन रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है? उसका डिसीजन रिफ्यूज़ हो जाएगा और दूसरा हमारा प्रोसेस क्या चलाएगा रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। उसकी जो है एग्जामिनिंग किया जाएगा, उसके बाद में जो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद में जो हमारी फिलिंग रिस्पॉन्स फिल किए जाएँगे, उसके बाद में ग्रांट किया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा फर्दर एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, हियरिंग है, इस टाइप से हमारा कंप्लीट प्रोसेस चलता है इसमें। उसके बाद में जो पेटेंट ग्रांट हो गया, अब ग्रांट नोटिफ़ाई किया जाएगा कि उस पर्सन को पेटेंट दे दिया गया है, ठीक है? अब उसके बाद में नोटिफ़ाई होने के बाद में दोबारा पोस्ट ग्रांट अपोजिट मतलब कोई अगर ग्रांट होने के बाद में भी अगर कोई ऑब्जेक्शन लेके आता है। अगर उ उसके ऑब्जेक्शन सही होते हैं, ठीक है? अगर उसके ऑब्जेक्शन सही हैं तो पेटेंट को रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, अगर उसके ऑब्जेक्शन गलत हैं, तो उस पर्सन को ही पेटेंट हमारा प्रोवाइड होगा, मतलब पेटेंट कंप्लीट ग्रांट हो जाएगा उसे। इस टाइप से जो है किसी भी टाइप से पेटेंट हमारा मिलता है। अगला हम देखते हैं पेटेंट से क्या-क्या राइट मिलते हैं। तो पेटेंट होल्डर को क्या-क्या राइट मिलते हैं, वो डिसाइड कर सकता है हू मे बी और मे नॉट यूज़ द पेटेंटेड इन्वेंशन इन फिक्स्ड टर्म। फिक्स्ड टर्म कितना उसका मिलता है? 20 ईयर। तो 20 ईयर के अंदर उस जो इन्वेंशन को कौन पर्सन यूज़ करेगा या नहीं करेगा, वो सब ये डिसाइड करने का काम है जो पेटेंट का ओनर है, पेटेंट होल्डर है, ठीक है? इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियलाइज्ड, बी मेड, यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय अदर्स। मतलब जो इन्वेंशन हुए हैं उसमें, उस चीज़ को कमर्शियलाइज़ हम बना नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते या सोल्ड नहीं कर सकते विदाउट पेटेंट ओनर कंसेंट। ठीक है? अगर उस पेटेंट को किसी अदर पर्सन को यूज़ करना है, तो उसमें पेटेंट ओनर की कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है? तो पेटेंट से हमें जो राइट मिलते हैं, सबसे पहला मिलता है राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट। अपने पेटेंट को एक्सप्लॉइट करा सकते हैं, वो बेच सकते हैं, जैसे भी उसे पैसा कमाना है। राइट टू ग्रांट लाइसेंस, वो किसी अदर पर्सन को उस जो पेटेंट का है, वो लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है। राइट टू सरेंडर, वो उसके अपने पेटेंट राइट को सरेंडर भी कर सकता है। अब सरेंडर मतलब पब्लिकली भी कर सकता है, किसी अदर पर्सन को सरेंडर कर सकता है कि मेरे जितने पेटेंट राइट हैं अब इसके पास रहेंगे।
है, या फिर वो पेटेंट राइट जो उसे मिले हैं उनको वापस कर दिया उसने, ठीक है? अगला चीज़ राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट। अगर किसी पर्सन ने पेटेंट राइट का वायलेशन किया है, ठीक है? किसी अदर पर्सन के जो पेटेंट राइट थे उसको वायलेट किया है या फिर पेटेंट जो किसी पर्सन को मिला है कोई अदर पर्सन यूज़ कर रहा है, ठीक है? इल्लीगली। तो यूज़ करता है तो उसके पास पर्सन के पास जो पेटेंट होल्डर है उसके पास राइट है कि वो इन्फ्रिंजमेंट के लिए सूट फाइल कर सकता है, मतलब कोर्ट जा सकता है। अगली चीज़ आती है राइट टू यूज़ एंड एन्जॉय पेटेंट। वो पेटेंट को खुद यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो उसके पास उस चीज़ का भी राइट आता है कि यूज़ कर सकता है, एन्जॉय कर सकता है। पेटेंट का जितना भी उसके पास फ़ायदा कमाना है, जितना भी उसे पैसे कमाना है। अगली चीज़ आती है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। पेटेंट का उल्लंघन किस टाइप से होता है? तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट पेटेंट ओनर। अब कोई अदर पर्सन अगर उस ओनर की कंसेंट के बिना अगर पेटेंट को यूज़ करता है, ठीक है? तो यहाँ पर उसे बोला जाएगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। तो इन्फ्रिंज ऑफ पेटेंट्स ओनर राइट कंसर्न एंड इनोवेशन इज इन्फ्रिंजमेंट अनलेस ऑथोराइज्ड बाय पेटेंट ओनर, ठीक है? अगर कोई पेटेंट ओनर की अथॉरिटी के बिना या उसकी परमिशन के बिना अगर कोई पेटेंट है उस इनोवेशन का यूज़ करता है, ठीक है? या उसके राइट का यूज़ करने की कोशिश करता है, तो इसको हम बोलेंगे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट। पेटेंट का उल्लंघन होगा और ये जो अलग-अलग कैटेगरी का हमारा इन्फ्रिंजमेंट होता है, ठीक है? कैटेगरी ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। तो पहला होता है हमारा डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। तो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर होता है कि कोई इंडिविजुअल, ठीक है? मतलब बिना पेटेंट ओनर के कंसेंट के, ठीक है? उसने उस चीज़ को या उस फ़ॉर्मूले को या किसी भी टाइप से अपना डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, उससे कंसेंट नहीं लिया, तो ओनर का कोई कंसेंट नहीं लिया। तो यहाँ पर बोला जाएगा डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है? तो इसमें भी ये भी हो सकता है कि जो हमारा इन्फ्रिंजर है, जिस जिस पर्सन ने पेटेंट को उल्लंघन किया है, डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर, उसे पता ही नहीं हो कि इस टाइप का कोई पेटेंट है। अगला हमारा आता है अनइंटेंडेड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। अनइंटेंडेड पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आता है हमारा कि अगर किसी पर्सन ने पेटेंट का आपके पेटेंट का या किसी पर्सन के पेटेंट का यूज़ किया है, राइट उसके वॉयलेट किए हैं। लेकिन उसने डायरेक्टली ऐसा नहीं किया है, मतलब डायरेक्टली उसने इस टाइप से वॉयलेट नहीं किया, उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसने किसी अदर पर्सन के लिए, अदर प्रोसेस के लिए ये चीज़ की है, तब उसको हम बोलेंगे अनइंटेंडेड। अगला होता है हमारा इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस के अंदर हमारा आता है कोई पर्सन है जो क्रिएटर है उस पेटेंट का और उसके अलावा कोई अदर पर्सन उस पेटेंट का यूज़ करता है, ठीक है? तो उसे माना जाएगा इनडायरेक्ट लीवरेज। अगला हमारा आता है कॉन्ट्रिब्यूटरी, अगला हमारा है लिटरल, अगला हमारा था विलफुल इन्फ्रिंजमेंट। तो ये अदर टाइप की हमारी कैटेगरी ऑफ इन्फ्रिंजमेंट होती हैं। तो इन सारी कैटेगरी के खिलाफ क्या कर सकता है, जो पेटेंट ओनर है वो उसमें फाइल कर सकता है, फाइल इन्फ्रिंजमेंट सूट, ठीक है? कोर्ट के अंदर इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता है विदिन 6 ईयर, ठीक है? 6 साल के अंदर अगर किसी पर्सन ने पेटेंट को इन्फ्रिंजमेंट किया है, तो 6 साल के अंदर उसे बताना होगा, मतलब कोर्ट के अंदर इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करना पड़ेगा। आफ्टर एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, जिस दिन से इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उससे लेके 6 साल के अंदर, ठीक है? वो क्या कर सकता है, इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर। यहाँ पर एक एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट मस्ट बी इंस्टीट्यूशन बाय ए सूट। तो ये जो सूट हमारा फाइल किया जाएगा, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, जिस टाइप का उसका जुरिडिक्शन, ठीक है? तो जो यहाँ पर सूट फाइल करने वाला है जिसको हमने प्लेंटिफ बोला है, तो क्या है, अगर वो ऑन सैटिस्फाइंग द कोर्ट अबाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज पेटेंट, अगर वो कोर्ट को सैटिस्फाई कर देता है कि उसके पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ठीक है? तो हमें उसे उसे क्या-क्या रिलीफ मिलता है? सबसे पहले उसे मिलता है इंटरलोक्युटरी इंजंक्शन, डैमेज अकाउंट ऑफ प्रूफ। मतलब उसके जो पेटेंट का कोई अदर पर्सन जो यूज़ कर रहा है उसको कंप्लीटली रोक दिया जाएगा कि अब आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगली चीज़ वो डैमेज माँग सकता है वो पर्सन उसके, कि इतना मुझे नुकसान हुआ है, इसका आप मुझे डैमेज प्रोवाइड करो, या फिर अकाउंट ऑफ प्रॉफिट कि आपने मेरे पेटेंट से इतना पैसा कमाया, वो पैसा मुझे दो। ठीक है? इस टाइप से हमारे जो राइट मिलते हैं पेटेंट होल्डर को, अगर उसके पेटेंट को इन्फ्रिंज